नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। परीक्षा की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। चलिए, हिंदी एजुकेशन पॉइंट में फिर मैं एक और कविता के साथ हाजिर हूँ। वंदना मेहता। आज की कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। और जैसा कि इसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, वैसा ही आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा। जस्ट अभी इस पिक्चर को दिमाग में बिठाइए। ठीक है। ऊंचे ऊंचे झाड़ हैं, पर्वतीय प्रदेश है, झरना बह रहा है, नीचे झरने का प्रतिबिंब भी दिख रहा है। ठीक है। चलिए पहले कवि जी के बारे में पढ़ लेते हैं, कवि परिचय। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 उत्तराखंड कौशानी के अल्मोड़ा में हुआ था। मृत्यु 28 दिसंबर 1977। कहा जाता है कि उनका जन्म 20 में 1900 को हुआ, तो उनके जन्म के तुरंत बाद उनकी माताजी का देहांत हो गया और उनका लालन पालन फिर उनकी दादी ने किया। उनकी काफी सारी रचनाएं हैं जो लोग आज भी बड़े चाव से पढ़ते हैं। उनमें है मुक्ति यज्ञ, तारापथ, मानसी, युगवाणी, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, पतझड़, अवगुंठित, मेघनाथ बध आदि। उनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं। चिदम्बरा संग्रह का प्रकाशन 1958 में हुआ, जिसमें 1937 से 1950 तक की रचनाओं का संचय है। इसका मतलब है कि यदि आप चिदम्बरा संग्रह खाली एक लेकर के पढ़ लें, तो उसमें उनकी 1937 से 1950 तक की सारी रचनाएं आप एक साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने काफी सारे नाटक, उपन्यास और निबंध भी लिखे और अनुवाद में भी उनका योगदान है। आप जानते होंगे बहुत सारी कृतियां होती हैं, बहुत सारे लेखकों की, कवियों की, जिनका जनरली अनुवाद किया जाता है। ठीक है। तो ये इनमें अनुवाद में भी इनका काफी अच्छा योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं और पुरस्कार, अब वहां पर हमने रचनाएं पढ़ ली, पर उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो उनमें है युगांतर, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद सत्यकाम। वर्ष 1960 में उनके काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1961 में पद्म भूषण मिला भारत सरकार की तरफ से। 1978 में चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये हैं उनके विशेष पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य उद्देश्य, इस काव्य को पढ़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है। पहला पिक्चर जब मैंने काव्य शुरू दिखाया था शुरुआत में, तब आपको पूरा वन्य प्रदेश का पिक्चर दिखाया था। ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ मैंने बादल रखे हैं, ऐसे बादल जो घनघोर बरसने की तैयारी बस करके बैठे हैं। राइट। काव्य का उद्देश्य है वन्य प्रदेशों में वर्षा ऋतु के दौरान निखरे सौंदर्य का रसपान कराना। वन्य प्रदेश में हमारे यहाँ दिवाली आती है, तब हम आतिशबाजी करते हैं, घरों को सजाते हैं। ठीक है, रंगोली करते हैं, बाहर सुंदर सुंदर लाइटिंग लगाते हैं, तो वो हमारी दिवाली होती है। एक्चुअली वन्य प्रदेशों की दिवाली है बारिश का मौसम, क्योंकि जहां गर्मी में सारे झाड़ कुम्हला चुके होते हैं, पत्ते पीले हो चुके होते हैं, कुछ झाड़ पेड़ सूख चुके होते हैं, वहीं बारिश की बूंदें उनको फिर से हरा भरा कर देती हैं, फिर से उनमें नई जान डाल देती हैं। तो कह सकते हैं कि बारिश की ऋतु है, वर्षा ऋतु है, वो वन्य प्रदेशों की दिवाली है। तो क्या होता है, वन्य प्रदेशों में वर्षा ऋतु के दौरान निखरे सौंदर्य का रसपान कराना। आप उस चीज को फील करो। ठीक है। इस कविता के माध्यम से आप उस सुंदरता को फील करो, अनुभव करो। काल्पनिक क्षमता का विकास करना। काल्पनिक क्षमता क्यों कहेंगे, ये कवि की इतनी अच्छी खासियत है कि जब ये इनकी कविता पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि आप स्वयं उस वन्य प्रदेश में कहीं हाजिर हैं किसी रूप में, और उसको पूरी खुली आंखों से निहार रहे हैं।
तो ये कहलाती है काल्पनिक क्षमता। इस तरह की कविताएं हैं जो कि हमारे कल्पना के परिक्षेत्र को और विस्तृत कर देती हैं, कल्पना का आकाश बड़ा कर देती हैं, विशाल कर देती हैं। कविता विशेष के भावों को समझने की क्षमता प्रदान करना। कविता पढ़ना अलग बात है और कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं वो चीज समझना अलग माध्यम है, अलग बात है। तो उसको समझ सकें आप। काव्य सौंदर्य को परखने की क्षमता का विकास करना, आप काव्य को पढ़ करके उसकी सुंदरता को परखें। देन प्राकृतिक दृश्य सौंदर्य का रसपान करने के लिए सूक्ष्म अवलोकन क्षमता का विकास। सूक्ष्म अवलोकन क्षमता मीन्स छोटी छोटी चीजों में सुंदरता देखना। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अपने हजारों फूल रूपी आंखों से कवि ने एक एक शब्द में इतनी बड़ी बड़ी बात कही है। उन्होंने इस पूरी कविता में काफी जगह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तो वो उस अलग अलग ऑब्जेक्ट को, चीजों को आप मानव के रूप में देख करके उसकी सुंदरता को ग्रहण करना। फिर है प्रकृति प्रेम का संचार करना। यस, पहला उद्देश्य तो यही होगा हमारा कि प्रकृति प्रेम का संचार करना। हम प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति में ही विलीन हो जाने वाले हैं। तो उसके प्रेम को अपने अंदर फील करो, ठीक है। वो हमारी प्रथम माँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अगेन बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ संगमरमर की ऊंची चट्टानें हैं और बीच से नर्मदा जी बह रही हैं। काव्यांश कहता है, काव्य का प्रथम अंश हमने लिया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अब कवि क्या कहते हैं कि जब मैं ये लिख रहा हूं तब पावस ऋतु थी, वर्षा की ऋतु थी, और एक पर्वतीय प्रदेश था, और बारिश की ऋतु के कारण वहां पल पल क्षण क्षण प्रकृति जो है अपना रूप बदल रही थी। पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु, परिवर्तित अर्थात बदलना, और प्रकृति वेश अर्थात प्रकृति का अपना रूप। रूप कैसे बदलेगी प्रकृति? कभी बरसात आ रही है, कभी काले काले बादल छा गए, ठीक है, कभी एकदम से हवा चली, कभी छोटी छोटी बूंदें पत्तियों पे गिरी तो टप टप की आवाज आई। तो हर तरह से प्रकृति अपने नित्य नए रंग रूप दिखा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यांश प्रथम की व्याख्या दी हुई है, आप एक बार चाहें तो उसको पुनः पढ़ सकते हैं। काव्यांश का दूसरा भाग कहता है, मेखला कार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। अब क्या कहते हैं, पर्वत जो है सारे के सारे करधनी के आकार के होते हैं। करधनी मीन्स होता है कमर में पहने जाने वाला आभूषण, ठीक है। यदि हम अपने शरीर को सिर्फ कमर तक देखें तो इस तरह से एक शंकु जैसा होगा, राइट। तो उन्होंने सारे पर्वतों को कैसा कहा है कि ऐसा लग रहा है मानो वो करधनी जैसे रख दी हुई है। करधनी पहने हुए जो धरती है उसने करधनी पहनी हुई है, ठीक है। तो सहस्त्र मीन्स होता है हजारों, द्रग मीन्स होता है आंखें, और सुमन मीन्स होता है फूल। तो द्रग सुमन मीन्स होता है फूल रूपी आंखें, अवलोकना देखना, महाकार, महा प्लस कार अर्थात विशाल आकार। देखिए, जब कभी कोई बड़े शब्द का अर्थ पता न चले तो उसका संधि विग्रह कर लो, तुरंत उसका अर्थ निकल जाएगा। जैसे हमने किया द्रग सुमन, द्रग प्लस सुमन, द्रग मीन्स आंखें, सुमन मीन्स फूल, तो फूल रूपी आंखें। इसी तरह महाकार, महा प्लस आकार, विशाल आकार, महा मीन्स विशाल और कार मीन्स आकार, ठीक है। तो विशाल आकार, ताल यानी होता है तालाब, और दर्पण मीन्स होता है आईना। तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर्वत प्रदेश है, बरसात का मौसम है, बहुत सारे पर्वत हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि करधनी के आकार के हैं। और ये क्या कर रहे हैं, इन पर्वतों में बीच में फूल लगे हुए हैं, हजारों फूल लगे हुए हैं एक लाइन से। तो क्या कहते हैं, मेखलाकार पर्वत अपार, करधनी के आकार के बहुत सारे पर्वत हैं
और उनमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, हजारों फूल लगे हुए हैं। और अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, और जो पर्वत हैं अपनी हजारों फूल रूपी आंखों से, उनके ऊपर जो हजारों फूल लगे हुए हैं, उनको कवि कहते हैं कि वो पर्वतों की आंखें हैं। तो जो पर्वत हैं अपनी हजारों फूल रूपी आंखों से अवलोक रहा है बार बार, नीचे बार बार देख रहा है। अवलोकना मीन्स देखना, अवलोक मीन्स देखना। अवलोक रहा है बार बार, हजारों फूल रूपी आंखों से बार बार देख रहा है। कहाँ देख रहा है और क्या देख रहा है? तो नीचे जल में निज महाकार, नीचे जो झरने के कारण एक जल का स्रोत बन गया है, एक छोटा सा तालाब बन गया है, उसमें वो अपना महा आकार देख रहा है, विशाल आकार देख रहा है। और जिसके चरणों में पलाताल, वो जो पहाड़ है, पहाड़ से झरना बहता है, तो झरने का पानी पहले जमीन में इकट्ठा होगा, फिर आगे जा करके वो नदी का रूप लेकर के आगे बढ़ेगा। तो वो जो पानी फैला हुआ है, दर्पण जैसा विशाल तालाब है, उसमें वो अपना आकार देख रहा है। यदि पूरा बोलूं फिर से तो कहेंगे कि कवि क्या कहते हैं कि वहां पर एक विशाल बहुत सारे पर्वत हैं। किस आकार के हैं? तो करधनी के आकार के हैं। उनमें हजारों फूल लगे हुए हैं, और वो हजारों फूल जो पर्वत है अपनी उन्हीं हजारों फूल रूपी आंखों से अपने विशाल आकार को नीचे तालाब में देख रहा है। कौन सा तालाब? जिसके चरणों में पलाताल, जो पर्वत है उसके चरणों में जो तालाब बन गया है झरने के बहने के कारण, उस तालाब में वो अपना रूप निहार रहा है। और उस तालाब की खासियत क्या है? दर्पण सा फैला है विशाल। अब दर्पण कैसा होता है? वो अपना चेहरा हमको कब दिखा पाता है? जब दर्पण साफ हो। तो इससे क्या समझेंगे कि दर्पण सा फैला है विशाल मीन्स जो पानी है वो बहुत साफ है, इतना साफ है कि पूरा पर्वत जो है अपना प्रतिबिंब उसमें देख पा रहा है। तो दर्पण सा है यानी साफ तो है, प्लस कैसा है? विशाल है, बहुत बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या एक बार देख लीजिए। काव्यांश तीसरा है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अभी हमने सबसे पहले क्या किया? वन्य प्रदेश में गए, ठीक है। पर्वत ऋतु थी पावस प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, वन्य प्रदेश में गए। उसके बाद वन्य प्रदेश में जैसे ही हमने अंदर एंटर किए, हमने पहाड़ देखे, पहाड़ के ऊपर हजारों फूल लगे देखे, और फूल रूपी आंखों से पहाड़ को अपना सुंदर रूप नीचे तालाब में निहारते देखा। कौन सा तालाब? जो पहाड़ों के नीचे बना हुआ है, ठीक है। पहाड़ देख लिए। अब हमने पहाड़ के नीचे का हिस्सा देख लिया कि पहाड़ के नीचे क्या है, तो सुंदर तालाब है, स्वच्छ पानी के साथ भरा हुआ है। अब हम चलते हैं पहाड़ की तरफ, ठीक है। एक एक जगह हम एक लाइन से जाएंगे, पूरे वन्य प्रदेश को देखेंगे, बहुत सुंदरता से एक एक चीज को निहारेंगे, पर क्रमानुसार। अब हम चलते हैं पहाड़ पर। तो क्या कहते हैं? गिरि का गौरव गाकर झरझर, वो जो तालाब बना है, वो तालाब ऐसे तो बना नहीं होगा। कैसे बना है? या तो बारिश के पानी से, या तो झरने से। अब झरना जो होता है जिसको आप वाटरफॉल फॉल कहते हैं, वो वाटरफॉल कहाँ से होता है? पर्वत के ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो क्या कहते हैं? अब ये झरने के बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं? गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। जो गौरव, गिरि में होता है पहाड़, ठीक है। मद में होता है मस्ती, मद में, झग में, झाग में होता है फैन, उर में होता है हृदय, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि वहां पे झरने गिर रहे हैं। जो झरने हैं उनकी जो झरझर की आवाज है, वो झरने की आवाज ऐसा प्रतीत होता है मानो वो उस आवाज के साथ उन पहाड़ों के गौरव का यशगान कर रहे हैं, उनकी तारीफ में बोल रहे हैं। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जो झरझर की आवाज है, वास्तव में वो उन पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं जहां से वो आ रहे हैं, जहां उन्होंने स्थान पाया था, जहां से वो निकल रहे हैं, ठीक है ना। फिर मद में नस नस उत्तेजित कर, जो हमारी नस नस है शरीर की, उन सब में एक मस्ती सी, उत्तेजना सी भर रहे हैं। क्या? वो झरने, उनका साउंड, उनकी आवाज हमारे शरीर की नस नस में एक नशा, एक उत्तेजना भर रहे हैं।
मोती की लड़ियों से सुंदर। वो जो झरने हैं, देखना एकदम साफ पानी होता है, बूंद 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 ऐसे गिरता है तो ऐसा लगता है मानो मोती की लड़ियां गिर रही हों, सफेद मोती, और वो एक लड़ी के रूप में गिर रहा हो। और झरते हैं झाग भरे निर्झर। और जब नीचे वो एकदम तेजी से गिरते हैं ना, तो नीचे पानी में उनके गिरने से एक झाग जैसा उत्पन्न होता है। तो क्या करते हैं, झरते हैं झाग भरे निर्झर। और निर्झर मीन्स होता है झरने। ये झरने जो है झाग से भर के भरते हुए नीचे को गिर रहे हैं। ठीक है, झरने देख लिए। अब चलते हैं वृक्षों की तरफ। हम एक एक चीज को लेंगे। अब कहते हैं, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंतातुर। अब ये देखो, ये सारी कवि की अपनी कल्पना है। प्रकृति तो जैसी इन्होंने दिखा रहे हैं, जब हम जाते हैं तो हम भी वैसे ही देखते हैं। पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, फूल लगे हैं, पत्ते लगे हैं, बड़े बड़े झाड़ हैं, तालाब हैं, झरने हैं, नदियां हैं, सब कुछ है। पर हम क्या करते हैं, उनको अपनी सामान्य आंखों से देखते हैं। हाँ, कितना सुंदर तालाब है, कितने सुंदर पहाड़ हैं। ठीक है। और कवि ने उसको अपनी कल्पना से एक सजीव रूप दे दिया है, उसकी सुंदरता को हजार गुना निखार दिया है। अब पेड़ों के बारे में क्या कहते हैं, देखना, जो पर्वतीय प्रदेश होता है ना, वहां लंबे लंबे झाड़ होते हैं, ताड़ टाइप के झाड़ होते हैं, एकदम लंबे, जिसमें ऊपरी छोर पे पत्तियां लगी होती हैं। तो क्या कहते हैं, गिरिवर के उर से उठ उठ कर। गिरिवर मीन्स होता है पहाड़। ठीक है। और उर मीन्स होता है हृदय। अब जो लंबे लंबे झाड़ हैं, ऐसा लग रहा है कि गिरिवर मीन्स उस पहाड़ के हृदय को फाड़ करके बाहर निकले हुए हैं। ठीक है। तो गिरिवर के उर से उठ उठ कर, पर्वतों के हृदय को फाड़ करके वो पहाड़ बाहर निकले हैं। और उच्चाकांक्षाओं से तरवर। और उनकी उच्चाकांक्षा मीन्स ऊंची उठने की कामना, उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं इतनी बड़ी हैं कि वो अपनी आकांक्षाओं के कारण लंबे 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 हो गए हैं, एकदम लंबे हो गए हैं। ठीक है। और है झांक रहे नीरव नभ पर। और इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो पूरे खाली, नीरव मीन्स होता है खाली, नभ मीन्स होता है आकाश। ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो इतने ऊंचे हो गए हैं कि जा करके ऐसा लग रहा है मानो आकाश को झांक रहे हैं। नीरव मीन्स आकाश, नभ मीन्स आकाश, नीरव मीन्स खाली। तो खाली शांत आकाश को निहार रहे हैं। और कैसे निहार रहे हैं, अनिमेष, अटल, कुछ चिंतातुर। अनिमेष, अनिमेष मीन्स होता है एक टक, बिना पलक झपकाए बिल्कुल झांक निहार रहे हैं, या कह सकते हो घूर रहे हैं। ठीक है। और अटल मीन्स स्थिर। स्थिर क्यों कहा है, कि बिना पलक झपकाए एक टक देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए। और कुछ चिंता, तो कुछ चिंता में भी लग रहे हैं। ठीक है। अब देखो कितना सुंदर वर्णन किया है। हम वृक्षों को वृक्षों के हिसाब से ही लेंगे, पर उन्होंने उनमें मानवीकरण अलंकार की सुंदरता को डाल करके उनमें पूरी एक, ऐसा लगता है मानो कहानी कह दी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यांश थर्ड का व्याख्या पार्ट है, देख लीजिए एक बार। काव्यांश भाग 4 है। अब उन्होंने पहाड़ दिखा दिए, तालाब दिखा दिए, पहाड़ के ऊपर से झरता हुआ झरना दिखा दिया, और पहाड़ के ऊपर लगे ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखा दिए। रिमझिम बारिश हो रही थी अभी तक। अब क्या हो गया, अब अचानक से एकदम तेज बरसात होने लगी। अब कैसा पूरा परिवर्तन होगा वहां के परिवेश में। ठीक है। क्या कहते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर मीन्स होता है पहाड़। अचानक से पूरा जो पहाड़ है उड़ गया, क्यों, दिखना बंद हो गया। फड़का अपार पारद के पर। ऐसा लगता है कि जो सफेद सफेद बादल अभी तक दिख रहे थे, वो बादल रूपी पंख लगा करके जो पहाड़ है दूर उड़ गया। ठीक है। रव शेष रह गए हैं निर्झर। रव मीन्स कण, और शेष मीन्स बाकी। अब निर्झर भी दिखाई नहीं दे रहा है, झरना जो है दिखाई नहीं दे रहा है, उसके खाली आवाज ही थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है। रव शेष रह गए, थोड़े थोड़े कण ही आवाज सुनाई दे रही है कण में, कि हाँ समथिंग कुछ बह रहा है ऐसे। और है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लगता है कि अंबर मीन्स आकाश, भू मीन्स भूमि पर टूट पड़ा है पूरी तरह से। क्यों, बहुत तेज बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी। इस कारण क्या हुआ, बहुत तेज बारिश से जो एकदम से
बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आई तो पहाड़ दिखना बंद हो गया। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, पहाड़ दिखना बंद हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो पहाड़ है बादल रूपी पंख लगा करके उड़ गया। और झरने जो हैं धीमी धीमी आवाज के साथ बह रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, खाली साउंड सुनाई दे रहा है। फिर टूट गया भू पर अंदर अंबर, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जो पूरा आकाश है धरती पर टूट पड़ा है। दस गए धरा में सब है साल। और जो साल के वृक्ष थे बड़े बड़े, वो इतनी तेज बारिश के कारण दिखना बंद हो गए। तो कवि क्या कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो जो वृक्ष हैं वो धरा में धरती में समा गए। स भय, भय के कारण, सा मीन्स सहित, भय मीन्स डर, डर के कारण धरती में समा गए। और उठ रहा धुआं जल गया ताल। और जो तालाब है, बहुत तेज बारिश के कारण देखना, जब एकदम तेजी से पानी गिरता है ना फोर्स के साथ, तो सामने ऊपर कुछ बूंदें अपोजिट आती हैं। तो जिस कारण ऐसा लग रहा है कि पूरा जो तालाब है वो धुएं से भर गया है। तो कवि क्या कहते हैं कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जो तालाब है जल रहा है। तो उठ रहा धुआं जल गया ताल, और पूरे तालाब से धुआं उठ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो तालाब तो जल गया। ठीक है, यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और इस प्रकार जलदयान अपने जल रूपी यान में बैठ करके इंद्र जो है, इंद्र देवता चारों तरफ अपना इंद्रजाल खेल रहे हैं, अपना मैजिक दिखा रहे हैं। ठीक है, अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी कविता। व्याख्या है, एक बार देख लीजिए। आई होप आपने व्याख्या देख ली होगी। चलिए, अब यहाँ पर इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि इस कविता में वर्षा ऋतु में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों की बात कही गई, तो किस किस तरह के परिवर्तन आते हैं। तो देखो, ये प्रश्न मैंने इसलिए भी लिया है कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में से हर एक चैप्टर ऐसा है कि जिस पर एक अनुच्छेद, एक दो तीन अनुच्छेद के टॉपिक बन सकते हैं। तो उनको उसको भी आप दिमाग में रखो। जनरली सीबीएसई बुक के बाहर नहीं जाता है कभी भी, बुक के अंदर से ही अपने कंटेंट को निकालने की कोशिश करता है। तो यदि जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस कविता से यदि किसी शिक्षक को या आपको एक अनुच्छेद निकालने का कहा जाए, तो आप कैसा निकालने का टॉपिक बना सकते हैं? मानसून, वर्षा ऋतु, या कोई भी ऋतु, इस तरह से कुछ ऐसा बन सकता है। राइट, चलिए, तो यहाँ पर हम थोड़ी से पॉइंट पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को जीवन दायिनी, वर्षा को जो है जीवन दायिनी ऋतु कहा जाता है, क्योंकि वो जीवन देती है किसको? वृक्षों को, और देखा जाए तो हमको भी। राइट, इसके बाद इस ऋतु का इंतजार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाता है। क्यों? क्योंकि कृषि उसके बाद ही होती है। चलिए, अब वर्षा ऋतु के बाद जीव जंतुओं में सब में हर्षोल्लास अपने आप आ जाता है। अब क्या क्या होता है? पहला, ग्रीष्म ऋतु में तवे सी जलने वाली धरती शीतल हो जाती है। आपने देखा होगा गर्मी की ऋतु में एकदम चारों तरफ त्राही त्राही हो जाता है। तो उसमें जब गर्म तवे पे जैसे पानी की बूंद पड़ती है, छन्ने से कितनी ठंडक प्रतीत होती है। तो वैसे ही तपती भूमि को पूरी शीतलता मिलती है, किससे? वर्षा ऋतु से। धरती पर सूखती धूप और मुरझाए से पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। पेड़ पौधे नहाए धोए तरोताजा से प्रतीत होते हैं। आप देखना भी, आप आपके आसपास के वृक्षों को देखना, अपने घर में लगाए हुए क्यारियों को देखना, धूल धूल होगी। और जब बारिश का मौसम आएगा तो एकदम हरी हरी छन्न साफ सुथरी हो जाएंगी, ऐसा लगता है वर्षा ऋतु ने उनको नहला धुला के सुंदर सा तैयार कर दिया हो। फिर प्रकृति भरी भरी हो जाती है तथा फसलें लहलहा उठती हैं। आपको पता है कृषि का मुख्य आधार क्या है? जल। जितना प्रकाश चाहिए उतना जल भी चाहिए। मनुष्य तथा बच्चों के कंठ स्वतः फूट उठते हैं, जिससे प्राकृतिक चहल पहल और सजीवता बढ़ जाती है। कैसे? क्यों? इतनी सुंदर प्रकृति देख करके हमारा भी इच्छा होती ना गाने की, पंख होते तोड़ आती रे। चलिए, फिर दादुर, मोर, पपीहा तथा अन्य जीव जंतु अपना उल्लास प्रकट करते हैं। कोयलें गाने लगती हैं, पक्षियों की चहचहाहट बढ़ जाती है। आसमान में बादल छाने, सूरज की तपन कम होने तथा ठंडी हवाएं चलने से वातावरण जो है एकदम सुहावना हो जाता है। नालियां, नाले, खेत, तालाब आदि सब क्या होता है? जल से परिपूरित हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का सार है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल करके रख लीजिए।
चलिए, जैसे हम हर कविता में महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, वैसे ही इसमें भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं। मैं हर कविता में, हर पाठ में ऐसे ही प्रश्न लूंगी जो पिछले 5 सालों में रिपीट हुए हैं या आए हुए हैं। क्योंकि जनरली पेपर जब बनता है ना बेटा, तो 80% पेपर जो है पिछले 5 सालों का ही कुछ अंश होता है। तो आप उन पेपरों को देख लें तो भी आपको काफी हद तक फायदा मिलता है। पहला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किस मनोभाव को प्रकट करता है? अपनी सुंदरता को निहारना, अपने आप को देखना, अपने विशाल स्वरूप को देखना, अपने सुंदर स्वरूप को देखना। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी कल्पना के सुकुमार कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। कल्पना के सुकुमार कवि हैं, हाँ। उनकी ही तो कल्पना है जिन्होंने हर फूल हर पत्ती में एक जान डाल दी, इतनी सुंदरता से उसको निखारा है। ठीक है। अब मैं इसके पूरे प्रश्नों के उत्तर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप यदि मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, यदि आपको लगता है तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ये वीडियो अभी सारे प्रश्न में डिटेल में समझाने जाऊंगी तो पूरा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ प्रश्न आपके पढ़ देती हूँ, यदि एक आध पॉइंट निकलता है तो बता देती हूँ। कवि ने तालाब की समानता किससे की है? दर्पण से। पर्वत प्रदेश में पावस कविता द्वारा किस अनुभव की प्राप्ति होती है? बताइए, कैसा एक्सपीरियंस होता है आपको, कैसा फील होता है? पर्वत प्रदेश में पावस कविता में धुआं कहाँ नजर आ रहा है? बताइए, याद आया? अभी मैंने बताया था, तालाब। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने उच्चाकांक्षा किस प्रकार व्यंग्य किया है? पहाड़, साल के वृक्ष गिर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता तुर। राइट। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अपनी आकांक्षा उतनी ही रखो जितनी आवश्यकता से है। आवश्यकता से अधिक यदि तुम अपनी आकांक्षाएं रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तुम ऊंचे बन जाओगे पर नीचे के लोगों से दूर हो जाओगे। कबीरदास जी ने भी कहा है ना कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कि इतना बड़ा होने से भी कोई फायदा नहीं है। कि जिस प्रकार खजूर का वृक्ष होता है उसमें इतना लंबा इतना ऊंचा होता है और ऊपर जाकर के एकदम आखिरी में उसमें फल लगे होते हैं। तो क्या होता है कि उसकी बहुत अधिक ऊंचाई के कारण यदि कोई राहगीर बेचारा धूप से परेशान है तो उसके नीचे बैठ करके वो छाया भी नहीं प्राप्त कर पाता। और यदि उसको भूख लगी है तो फल लागे अति दूर, उसके फल भी जो इतने दूर लगे होते हैं कि उसको खा करके पेट भरने का तो उस पंथी का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि वो उतनी ऊंचाई से फल तोड़ ही नहीं सकता। तो ऊंचा भी उतना बनो कि तुम नीचे के लोगों से दूर ना हो पाओ। ऊंचाई प्राप्त करो पर पैर जमीन पर रहना चाहिए। समझे? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपने इस काव्य पंक्तियों को पूर्णाहुति दूंगी। थैंक यू सो मच। आपको जो भी तकलीफें हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।